बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मस्तांग कबीले की औरतें दो दो तीन तीन और बाज़ औक़ात चार चार शादियाँ करती हैं, लेकिन शौहरों का आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। वो बड़े इत्तेफाक से मिलजुल कर रहते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। मस्तांग ही में आबाद बाज़ कबीले ऐसे हैं जिनकी शादी की रस्में इनसे भी मुख्तलिफ और ज्यादा दिलचस्प हैं। वो भी बता दो। मैंने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। इस कबीले में एक लड़की की जब शादी होती है तो इसे अपने शौहर के भाइयों का भी ख्याल रखना पड़ता है। शौहर की तरह इसके भाइयों का भी लड़की पर इतना ही हक होता है। लड़की कोई एतराज नहीं करती, अलबत्ता इसे ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसके पेट में पलने वाला बच्चे का बाप इन भाइयों में से कौन है। खासा मुश्किल काम है। मैंने कहा, औरतों के हिस्से में तो हमेशा मुश्किल काम ही आते हैं, ऐश तो मर्द करते हैं। मधुबाला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और मैं लाजवाब सा होकर रह गया। खाने के बाद हम लॉन्ज में आकर बैठ गए। लाजपूत शेरपा बर्तन समेटने और धोने में भी नेपाली मुलाजमा की मदद करता रहा। फिर वो हमारे लिए काफी बनाकर ले आया। इसने काफी के मग हमारे सामने रखे और खुद कालीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और बातों का सिलसिला एक बार फिर चल निकला। शेरपा नेपाल के ऊंचे बर्फपोश पहाड़ों में आबाद मुख्तलिफ कबीलों के बारे में ये दिलचस्प बातें बताता रहा और हमें वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं रहा। और जब घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। मधुबाला और बिमला तो न जाने कब वहाँ से उठकर कमरे में चली गई थी। इन दोनों में खूब गाड़ी छिनने लगी थी और वो दोनों रात को सोती भी इकट्ठी ही थी। मुझे भी जुमाइयाँ आने लगी थी और फिर कुछ देर बाद मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया। 2 दिन और गुजर गए। इस दौरान सिर्फ एक आजम खान से टेलीफोन पर मेरा राब्ता हो सका था। वो और ब्रेंद्रा नागपाल वाले मामले में मसरूफ थे और आजम खान ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं फिलहाल पांडे की हवेली ही में रहूं। पांडे भी टेलीफोन पर दीनानाथ से राब्ता रखे हुए था, लेकिन दीन दयाल वगैरह के बारे में इसे मजीद कोई मालूमात नहीं मिली थी। पांडे खासा मुतमिन दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं मुतमिन नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी थी। इस रात मैं और पांडे देर तक लान में बैठे रहे। चांदनी में इर्द गिर्द का माहौल बड़ा पुरअसरार लग रहा था। हमारी गुफ्तगू का मौजू नागपाल ही था। देशमुख खत्म हो चुका था। मैं जिस मिशन पर इसके पीछे आया था वो पूरा हो चुका था। शोभा को इसके चुंगल से छुड़ा लिया गया था। देशमुख भी अपने अंजाम को पहुंच चुका था। असूली तौर पर मुझे शोभा को लेकर हिंदुस्तान वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ और नए मसाइल सामने आ गए थे और मुझ जैसे खुदाई फौजदार इनसे नजरें नहीं चुरा सकता था। इंस्पेक्टर आजम खान ने शोभा वाले मामले में मेरी बड़ी मदद की थी। वो अपने एक मिशन पर यहाँ आया था। मुझे इन सियासी मामलों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। नागपाल यहाँ बहुत ऊंचा सियासी खेल खेल रहा था और मुझे सिर्फ इन मामला से दिलचस्पी थी जिनके लिए ये खेल खेला जा रहा था और बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। मैंने तय कर लिया था कि जनरल खुराट को कम अज कम इस खित्ते में इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा जिसके लिए वो राह हमवार की जा रही थी। लेकिन इस हंगामों की वजह से सारी गड़बड़ हो गई थी। मैं शहर से दूर इस हवेली में दुबक कर बैठ गया था। सोमबा वगैरह से भी मेरा कोई राब्ता नहीं रहा था। पांडे को नागपाल से सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी थी कि अपना बचाव करना चाहता था। चांगली के बारे में भी मुझे कुछ मालूम नहीं था। वो किन सरगर्मियों में मसरूफ है, ये सब को कुछ सोचते हुए मैंने हवेली से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। अगले रोज 5 बजे के करीब मैं अकेला ही अपनी गाड़ी हवेली से निकाल ले गया। शहर की रौनक लौट आई थी। लोग सब कुछ भूल गए थे। सबसे पहले ही मैंने अस्पताल का रुख किया। शोभा अब पहले से बहुत बेहतर थी। इसके चेहरे पर सुर्खी भी नजर आने लगी थी। मैं 7:30 बजे तक शोभा के पास बैठा रहा और जब वापसी के लिए रवाना हुआ तो मायामती भी मेरे साथ थी। हमने एक रेस्टोरेंट में चाय पी, फिर मायामती को इसके फ्लैट पर छोड़ा और मैं रेड लाइट एरिया की तरफ निकल आया जहां पहली मर्तबा सोमबा से मुलाकात हुई थी। सोमबा इस इलाके में नहीं था, ताहम इसके एक और आदमी से सामना हो गया जो मुझे घंटाघर चौक पर ले गया। सोमबा अपने 2 आदमियों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। ये निहायत घटिया सा रेस्टोरेंट था। इसके ऊपर 3 मंजिला मकान था जिसमें रिहायशी होटल कायम था। यूं तो रिहायशी होटल में आमदोरफ्त के लिए अलग रास्ता था, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर से भी रास्ता मौजूद था। मैं सोमबा से बातें कर रहा था कि जीने से 2 आदमियों को उतरते देखकर चौंक गया। एक तो लंबा तड़ंगा और हट्टा कट्टा आदमी था। सर गंजा, आंखें सुर्ख और मूंछें इस तरह गुच्छेदार थी जैसे गुलहरियों की दुमें चिपका रखी हो। और दूसरा आदमी दीनानाथ था, पांडे का मुखबर और दोस्त। दरअसल मैं इसी को देखकर चौंका
लगा था। दीनानाथ ने मुझे नहीं देखा था, वो इस लंबे तिरंगे आदमी के साथ बाहर निकल गया था। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। दूसरा लंबा तिरंगा आदमी या तो दीनदयाल था या इसका साथी, लेकिन दीनानाथ को इसके साथ देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। मैं नहीं चाहता था कि दीनानाथ वापस आए तो मुझे देख ले। मैं सोम्बा को लेकर उठ गया और गाड़ी में बैठकर हम इस इलाके से बहुत दूर एक और रेस्टोरेंट में बैठ गए। अब सबसे पहले तुम चांगली के बारे में मालूम करना है, मैंने सोम्बा के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वक्त गुजरता गया तो इन्हें यहाँ कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। मैंने इस चीनी का ठिकाना मालूम कर लिया था, लेकिन इसी रोज हंगामे शुरू हो गए। इत्तेफाक से कल मैं इस तरफ गया था, लेकिन वो कहीं और चला गया है। मैं 1-2 दिन में मालूम कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कहाँ इतला दी जाए। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। तुम मुझे अपना कोई ऐसा पता दो जहाँ रोजाना कम से कम 1 घंटा खुद मौजूद रहो, मैंने कहा। मैं रोजाना शाम 6 से 8 बजे के दौरान इस नंबर पर मौजूद रहूंगा। सोम्बा ने एक कागज पर नंबर लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये दरबार स्क्वायर के एक रेस्टोरेंट का नंबर है। मेरा नाम बताओगे तो मुझे फौरन ही बुला लिया जाएगा। एक बात और, मैंने कागज जेब में रखते हुए कहा, दीनानाथ को जानते हो? हम पहले जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे मैंने इसे वहाँ देखा था और मेरा ख्याल है तुम इसी की वजह से वहाँ से उठ गए थे। सोम्बा ने कहा। हाँ ठीक समझे, वही दीनानाथ, मैंने कहा। अपना एक आदमी इसकी निगरानी पर लगा दो, मैं इसकी सरगर्मियों से आगाह रहना चाहता हूँ। ठीक है, ये काम तो मैं आज ही शुरू करा देता हूँ। वो रात 9 बजे के बाद आम तौर पर इंदिरा चौक के आसपास ही रहता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने सीट छोड़ दी और सोम्बा से हाथ मिलाकर गाड़ी में बैठ गया। सोम्बा वहीं बैठा रह गया था। मेरी गाड़ी शहर से निकलकर बोधनाथ की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगी। इस वक्त 9 बज रहे थे। ये सड़क बिल्कुल सुनसान थी। पूरे रास्ते में सिर्फ एक गाड़ी सामने से आती हुई मिली थी। हवेली वाले रास्ते पर मुड़ते ही मैंने कार रोक ली। चांदनी रात में ऊंचे टीले पर हवेली का हेबला बड़ा पुरस्कार मंजर पेश कर रहा था। ऐसे में अचानक ही औरतों के बैन करने, रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगे तो पिता पानी हो जाए। मैं काफी देर हवेली की तरफ देखता रहा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस रात मैंने पांडे के साथ दीनानाथ के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर दिया। इसकी पेशानी पर सलबटें सी उभर आई। क्या तुम्हें यकीन है कि वो दीनानाथ ही था? इसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं जो चेहरा एक मर्तबा देख लेता हूँ इसे कभी नहीं भूलता, मैंने जवाब दिया। दीनानाथ को इस शख्स के साथ देखकर मुझे शुबा ही नहीं यकीन हो गया है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। इस हकीकत का एतराफ तो तुम भी करोगे कि दौलत में बड़ी ताकत होती है। हर शख्स दौलत हासिल करना चाहता है। तुमने दौलत के लिए अपनी सारी जिंदगी की नेकियों पर पानी फेर दिया था। तुम जैसा फर्ज शनास और दयानतदार शख्स दौलत के लालच में आ सकता है तो दीनानाथ जैसे शख्स की क्या हैसियत है? वो लोग तो हैं ही दौलत के पुजारी। चर्च और हीरोइन बेचने वाले, एक एक रुपए के लिए लड़ने वाले। इन्हें सिर्फ और सिर्फ दौलत से मोहब्बत है, किसी की जिंदगी की इन्हें कोई परवाह नहीं। पिछले दिनों इस शहर में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ दौलत की हवस में ही तो हुआ है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, दीनानाथ तो नागपाल का एक मामूली सा करिंदा है। ऐसे लोग तो जल्दी लालच में आ जाते हैं। मेरा अंदाजा है कि दीनदयाल ने दीनानाथ को लालच दिया होगा। हो सकता है कि इससे कोई हिस्सा तय हो गया हो और दीनानाथ इनका साथ देने को तैयार हो गया हो। मैंने जब पहली बार इसे देखा तो अपने खदशात का इजहार कर दिया था और अब भी फिर तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। ठीक कहते हो। पांडे ने गहरा सांस लिया। इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं कल ही मधुबाला और बिमला को अपनी तरफ आते देखकर इसने जुमला मुकम्मल नहीं किया और फिर मैंने भी मौजू बदल दिया। इस रात खाने के बाद मधुबाला पांडे को लेकर अपने कमरे में घुस गई और मैं बिमला को लेकर ऊपर एक कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद शेरपा भी वहीं पहुंच गया। वो मुझसे कुछ ज्यादा ही मानूस हो गया था और इसकी ज्यादा गपशप मेरे साथ ही होती थी। वो बेड के करीब कालीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और नेपाल के बर्फपोश पहाड़ों में आबाद मुख्तलिफ कबीलों के बारे में मेरी मालूमात में इजाफा करने लगा। 12 बजे के करीब शेरपा नीचे चला गया तो मैंने कमरे का दरवाजा भीड़ दिया और खिड़की में खड़े होकर नशीब में दूर तक फैली हुई वादी को देखने लगा। चांदनी रात में वादी का ये मंजर दिलचस्प भी था और दिल फरेब भी। मैं काफी देर खिड़की के सामने खड़ा रहा, फिर मुड़कर बेड की तरफ आ गया। बिमला सो चुकी थी। वो इस तरह आड़ी तिरछी फैली हुई थी कि मैं लेटना चाहता तो इसे एक तरफ हटाना पड़ता। मैंने इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और सेटी पर लेट गया और फौरन ही मेरी
मेरी आंख बंद हो गई। चीख की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने इस तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो कोई डरावना ख्वाब देखते हुए नींद में चीखी होगी, लेकिन वो पुरसकून और गहरी नींद सो रही थी। मैंने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 3:30 बज रहे थे। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। वो नस्वानी चीख शायद मेरा वाहमा थी। मैं फिर लेट गया, लेकिन इसी लम्हे चीख की आवाज दोबारा सुनाई दी। ये मेरा वाहमा नहीं था। निचले हाल से नेपाली मुलाजमा के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके साथ ही उठा पटक की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मैं एक झटके से सेठी से उठ गया। बिमला भी हड़बड़ाकर जाग गई थी। क्या हुआ? वो वहशतज़दा सी नजरों से मेरी इधर उधर देखने लगी। मैंने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। पिस्तौल कहाँ है? मेरा लहजा भी सरगोशी से ज्यादा नहीं था। वो तो नीचे है, सूटकेस में, बिमला ने जवाब दिया। नीचे से चीखने और उठा पटक की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि खेल शुरू हो चुका था। मैंने बिमला को कमरे ही में रहने की इशारा किया और बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। अगले ही लम्हे फायर और इसके साथ एक नस्वानी चीख की आवाज गूंजी। नेपाली मुलाजमा की चीख थी। मधुबाला के चीखने की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैं हाल में दबे कदमों बालकोनी की तरफ बढ़ते हुए रेलिंग के करीब पहुंचकर मैंने नीचे झांका, लेकिन वहां से कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं जीने की तरफ आ गया। चंद सीढ़ियां उतरकर मैंने बालकोनी की छत के नीचे झांका तो मुझे अपना दिल सीने की बजाय कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। वो 3 आदमी थे और मेरे खदशात के बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए थे। इनमें से एक दीनानाथ था, दूसरा कोई और लंबा तड़ंगा दीन दयाल, जिसके साथ दीनानाथ को रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। तीसरा आदमी भी लंबा तड़ंगा था, लेकिन इसका मेरे लिए अजनबी था। इनमें से एक ने पांडे को पिस्तौल की जद में ले रखा था। दीन दयाल ने शेरपा को पीछे से इस तरह गिरफ्त में ले रखा था कि इसके हाथ में पकड़ा हुआ खंजर शेरपा की गर्दन को छू रहा था। दीनानाथ ने मधुबाला को गिरफ्त में ले रखा था। मधुबाला के चेहरे पर बेपनाह खौफ था। तुम बहुत चालाक बनते थे पांडे, दीनानाथ कह रहा था। मैं तो पूरे खुलूस से तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हो गया था, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। दीन दयाल ने जब बताया कि मामला करोड़ों रुपए के खजाने का है तो मेरा ईमान भी डामाडोल हो गया। हमारा ईमान ही कहाँ है? हम तो दौलत की पूजा करते हैं। जहाँ चमक दिखाई दी इसी तरफ मुड़ गए। तुम पर मुझे पहले ही शुबा था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने इसे ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? पांडे ने कहा। थोड़ी सी अकल मेरी खोपड़ी में भी है, जिससे मैं कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ, दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने मुझे अपने किसी ठिकाने के बारे में कुछ कभी नहीं बताया, लेकिन इस रात मैंने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से तुम्हारा पता मालूम करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। हम तो कल ही यहाँ आ जाते, लेकिन ये महाशय कुछ और तसल्ली कर लेना चाहते थे। तुम्हारे लिए अब एक ही रास्ता है इंस्पेक्टर पांडे। दीनानाथ के खामोश होते ही दीन दयाल बोल पड़ा। काली के मंदिर से लूटी हुई दौलत हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये हवेली, कार और लौंडिया तुम्हारे पास ही रहेगी। हम तुम्हें चंद लाख की भेंट भी दे देंगे ताकि तुम्हें सड़कों पर हाथ फैलाकर भीख न मांगनी पड़े। इनकार की सूरत में पहले इस लौंडिया का हशर खराब किया जाएगा तुम्हारे सामने, और फिर तुम्हें हम आसानी से नहीं मारेंगे। इस वक्त तक नहीं मरने देंगे जब तक तुम लूटा हुआ खजाना हमारे हवाले नहीं कर दोगे। तुम मेरे टुकड़े भी काट डालो तो मैं खजाना तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, पांडे ने जवाब दिया। ठीक इसी वक्त एक और आदमी सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे से निकलकर सामने आ गया। इसका चेहरा मैं नहीं देख सका, लेकिन वो भी अपने दोनों साथियों की तरह लहीम शहीम था। वो नीचे किसी कमरे में नहीं है। इसकी आवाज मेरी समात से टकराई। वो यकीनन मुझे तलाश कर रहा था। ऊपर जाकर देख पंडित मोहन, दीनानाथ ने कहा। शाम को मैंने इसे इसी तरफ आते हुए देखा था। इसके साथ रहता है, कहीं छुप गया होगा। पंडित मोहन सीढ़ियों की तरफ घूम गया। इसके हाथ में भी पिस्तौल था। इस तरफ मुड़ते ही इसकी नजरें ऊपर उठ गई थी। मैं इसकी नजरों से छुपा नहीं रह सका। इसके चेहरे पर अजीब से तासरत उभर आए। इसने चीखते हुए बड़ी तेजी से हाथ ऊपर उठाकर गोली चला दी। अंधाधुंध चलाई गई गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैंने पंडित मोहन को दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया। मैं पूरी कुव्वत से अपनी जगह से उछला और जीने रेलिंग के ऊपर से होता हुआ पंडित मोहन के ऊपर जा गिरा। इसे साथ लेता हुआ कालीन पर ढेर हो गया। पंडित मोहन के मुंह से न सिर्फ चीख निकल गई थी, बल्कि पिस्तौल भी इसके हाथ से छूट गया था। सूरत हाल यह एकदम बदल गई। पंडित मोहन की चीख, फायर की आवाज ने दीन दयाल वगैरह को एक लम्हे को बदहवास किया था।
शेरपा और पांडे ने इस सूरत हाल से पूरा फायदा उठाया। पांडे अपने हरीफ पर झपटा, इसके पैर की ठोकर हरीफ के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी और पिस्तौल हवा में उड़ता हुआ सीढ़ियों पर जा गिरा। वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। शेरपा ने भी अपने हरीफ को पलट दिया था। दीन दयाल के ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल दाब से गिरा। शेरपा उठकर इस पर हमला करना चाहता था कि दीनानाथ ने मधु को छोड़कर इसकी खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। शेरपा लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। दीनदयाल का खंजर अगरचे इसके हाथ में नहीं रहा था, लेकिन इसने शेरपा पर छलांग लगा दी। इसी वक्त दीनानाथ भी शेरपा की तरफ झपटा था। शेरपा बड़ी खूबसूरती से इन दोनों का मुकाबला कर रहा था। मेरा हरीफ पंडित मोहन मुझसे इस तरह लिपटा हुआ था, मैं अपने हाथों को हरकत नहीं दे सकता था। आहिस्ता आहिस्ता आगे झुकता चला गया। पंडित मोहन मेरे ऊपर से होता हुआ कालीन पर गिरा। मैंने उठने की कोशिश की तो मोहन ने पड़े पड़े मेरे सीने पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। पुश्त के बल गिर गया। मोहन ने दीन दयाल वाला खंजर उठा लिया। मुझ पर हमला आवर हुआ। मैं इस वक्त दोनों कोहनियां जमीन पर टिकाए उठने की कोशिश कर रहा था। पंडित मोहन ने खंजर को तलवार की तरह पकड़कर मेरे सीने पर वार किया और फिर वो जो कुछ भी हुआ वो हैरत अंगेज था। खंजर मेरे सीने पर लगा तो छन्नाके की ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे लोहे से लोहा टकराया हो। पंडित मोहन के हाथ को भी इसी तरह जोरदार झटका लगा था जैसे इसका हाथ बिजली के नंगे तार से छू गया हो। वो खुद भी पीछे उलट गया था। इसकी आंखों में बेपनाह वहशत उभर आई थी। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर अपने गले की तरफ उठ गया। मेरी उंगलियां इस पुरअसरार माला को छूने लगी जो नीलगिरी इस रोज अपनी यादगार के तौर पर छोड़ गई थी। पंडित मोहन ने भी मेरे गले में सियाह पत्थरों की वो माला देख ली। इसकी आंखों में वहशत फैलती चली गई। मैंने इस पर छलांग लगा दी। इसने बचने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। मैं इसे रगीदता चला गया। शेरपा ने दीन दयाल की गर्दन अपने सीधे बाजू के शिकंजे में दबा ली थी। ताकत कदो कामत में वो दोनों एक जैसे थे, लेकिन दीन दयाल इसके मुकाबले में कुछ कमजोर पड़ रहा था। इसकी वजह शायद ये थी कि वो शराब पीने का आदी था और शेरपा ने एक मर्तबा बताया था कि वो शराब और किसी और नशे के कभी करीब नहीं गया था। दीनानाथ भी शेरपा पर बार बार हमला कर रहा था, लेकिन शेरपा की लातें भी चल रही थी जिस वजह से दीनानाथ अपने हमलों में कामयाब नहीं हो रहा था। पांडे अपने हरीफ से निपटने की कोशिश कर रहा था। शराब ने पांडे को भी अंदर से खोखला करके रख दिया था। इसका हरीफ इस पर हावी हो रहा था। वो पांडे को बुरी तरह रगीद रहा था, लेकिन एक मर्तबा पांडे को मौका मिल गया। इसने अपने हरीफ को दूर उछाल दिया और ये पांडे की बदकिस्मती थी कि इसका हरीफ सोफे के करीब इस जगह गिरा था जहां पिस्तौल पड़ा हुआ था। पांडे ने संभल कर इस पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन इसका हरीफ पिस्तौल उठा चुका था। इसने एक लम्हा जाया किए बगैर गोली चला दी। शेरपा ने दीन दयाल की गर्दन मरोड़ दी थी। वो एक तरफ पड़ा तड़प रहा था। इसी दौरान पंडित मोहन ने मुझे सर से ऊपर उठाकर एक तरफ उछाल दिया था। मेरा ख्याल था कि मैं दीवार से टकराकर गिरूंगा, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे संभाल लिया हो। मैं बड़े आराम से पैरों के बल जमीन पर आया था जैसे मैंने खुद किसी ऊंची जगह से छलांग लगाई हो। और ये वही मौका था जब पांडे के हरीफ ने इसके सीने में गोलियां उतार दी थी। खबरदार, पांडे के हरीफ की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, कोई अपनी जगह से हरकत न करे वरना गोली मार दूंगा। मैं इस वक्त पंडित मोहन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस शख्स ने एक बार फिर चीख कर मुझे खबरदार किया कि मैं अपनी जगह से हरकत न करूं। इसके साथ ही इसने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ कर दिया, लेकिन ठीक इसी लम्हे हाल की फजा एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठी। ये गोली बिमला ने चलाई थी जो बालकोनी से उतरकर जीने पर आ गई थी और इसने जीने पर पड़ा हुआ पंडित मोहन वाला पिस्तौल उठाकर फायर कर दिया था। गोली इस शख्स की टांग पर लगी थी जिसने मुझे पिस्तौल की जद पर ले रखा था। बिमला ने एक और गोली चला दी। इस मर्तबा इसका निशाना खाली गया। वो शख्स लंगड़ाता हुआ किचन में घुस गया। पंडित मोहन ने भी इस तरफ दौड़ लगा दी थी। दीनानाथ ने भी अपने एक तरफ भागने की कोशिश की थी, लेकिन शेरपा ने इसे दबोच लिया और इसे घसीटता हुआ एक सोफे के पीछे ले गया। किचन की तरफ से चलाई जाने वाली एक गोली मधुबाला की टांग पर लगी जो एक तरफ खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। इसकी जिंदगी में ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया था। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। टांग पर गोली लगी तो वो चीखती हुई नीचे गिरी। बिमला ने भी सीढ़ियों से छलांग लगा दी। बिमला बहुत अरसे पहले मेरे साथ थी। पहले वो भी मधुबाला की तरह थी, नाज उठवाने वाली, लेकिन सारसका के जंगल में पेश आने वाले वाकये के बाद तो वो एकदम बदल गई थी। ऋषिकेश से
शोभा और सोनिया के अगवा के बाद हरिद्वार में इसने गुंडों पर जिस तरह गोलियां चलाई थी वो एक काबिल तारीफ बात थी। और इस वक्त भी गोया वो फार्म में आ गई थी। वो दोनों हाथों में पिस्तौल थामे किचन के एन सामने आ गई और पे दर पे ट्रैगर दबाती चली गई। इस ताबड़तोड़ फायरिंग से बचने के लिए पंडित मोहन ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया। किचन में मिट्टी के तेल का चूल्हा इस्तेमाल होता था। कैरोसिन का ड्रम किचन के दरवाजे के बाहर की तरफ दीवार के साथ रखा हुआ था। बिमला की चलाई हुई आखिरी गोली से ड्रम में लगी तेल की धार बह निकली, जिसने फौरन ही आग पकड़ ली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।